ओके, अब बच्चों बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। हमने डिटेल में एमिशन को पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन बच्चों में सिर्फ इंट्रोडक्टरी टाइप पढ़ना है। कैसे, देखो बच्चों, हमने कहा था कि जब हम हाइड्रोजन सैंपल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चले जाते हैं। अब हमें बच्चों एक बात यहां पर समझनी है कि इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो हमेशा बच्चों n=1 यानी ग्राउंड स्टेट से ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में स्टेबल होता है, उसकी यहां एनर्जी मिनिमम होती है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इलेक्ट्रॉन वापस नीचे भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी यहां नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल फर्स्ट शेल में ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो भी अल्टीमेटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो ग्राउंड स्टेट में ही आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो फर्स्ट शेल से ही एब्जॉर्ब करेगा, लाइक दिस। या हो सकता है वो इस तरह से एब्जॉर्ब करे या इस तरह से एब्जॉर्ब करे, या हो सकता है वो एब्जॉर्ब करके यहां चला जाए या एब्जॉर्ब करके यहां चला जाए। आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो बच्चों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहां प्रेजेंट होता ही नहीं है। आपसे बोला जाए कि सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके एनर्जी को थर्ड शेल में जा रहा है तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ग्राउंड स्टेट में ही होती है। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी को सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेल से एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी ग्राउंड स्टेट से ही एब्जॉर्ब करके एक्साइट होके जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम एनर्जी का डिफरेंस बच्चों मैंने आपको बताया था, ग्राउंड स्टेट से यहां एनर्जी का डिफरेंस 10.2 होता है, यहां से यहां डिफरेंस 12.09 होता है। ये बच्चों सारे डिफरेंस ग्राउंड स्टेट से हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अगर इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन बाहर से प्रोवाइड करता हूं तो क्या वो एब्जॉर्ब होगा? हाँ, क्योंकि 10.2 बच्चों फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में ले जाने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है। फर्स्ट से थर्ड में 12.09, अगर मैं मिनिमम इतना फोटोन बाहर से देता हूं तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में आ जाएगा। अगर मैं 12.75 का फोटोन बाहर से प्रोवाइड करता हूं तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से फोर्थ में आ जाएगा। तो बच्चों अगर मैं ये वाले फोटोन इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता हूं जो कि ग्राउंड स्टेट से ही डिफरेंस को बता रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट हो जाएगा। तो अब अगर आपसे बोला जाए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 1.89 का फोटोन बाहर से प्रोवाइड करूं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा? तो बच्चों नहीं करेगा, क्योंकि 1.89 का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो सेकंड शेल से थर्ड शेल का है, और सेकंड शेल से थर्ड शेल इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी ये वाला फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही होगा, फर्स्ट शेल में ही होगा। क्लियर है बच्चों? क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। 0.66 का फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी ये सारे फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होंगे बच्चों। These photons are not absorbed। ठीक है बच्चों, ये वाले फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये वाले फोटोन एब्जॉर्ब? क्योंकि ये सब ग्राउंड स्टेट से नहीं हैं, आर नॉट एब्जॉर्ब्ड। तो ये वाले फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर फोटोन आप देते हो तो एब्जॉर्ब होगा। 10.2 से कम का दोगे तो भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि 10.2 से कम तो एनर्जी है ही नहीं बच्चों। कम से कम फर्स्ट शेल से सेकंड शेल तक ले जाने के लिए आपको इतना फोटोन तो देना ही होगा, इससे कम से काम नहीं चलेगा। या फिर 12.09, जिससे कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में चला जाए। फर्स्ट से फोर्थ में ले जाना है तो 12.75 देना होगा। तो यानी जो भी डिफरेंस ग्राउंड स्टेट से है वो फोटोन आप दे सकते हो, उसके अलावा का फोटोन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और ये वाले फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करेगा बिकॉज ये सब सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेल से हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉन वापस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नीचे ही आ जाता है। तो यहां से एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन हमें देखने को मिला
कि ट्रांजिशन इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज अकर फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ओनली। इसका मतलब कि दैट मीन्स ओनली दैट फोटोन्स आर एब्जॉर्ब्ड विच हैव एनर्जी कम से कम 10.2 या 12.09 फिर 12.75, ये वाले ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। मतलब सिर्फ वही फोटोन एब्जॉर्ब होंगे जिसमें एनर्जी का डिफरेंस ग्राउंड स्टेट से हो। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया बात है कि बट व्हेन इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी मोर देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट strikes on hydrogen sample, then it will be absorbed and extra energy may be converted into kinetic energy due to elastic collision। क्या बच्चों, देखो मैं अभी यहां पर फोटोन्स की बात कर रहा था कि अगर आप 10.2 का फोटोन देते हो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, 12.09 का फोटोन देते हो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर आप 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन देते हो इलेक्ट्रॉन को तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर आप इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो बाहर से तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन कहीं एटम के अंदर हाइड्रोजन में है ही नहीं। उसको कम से कम 10.2, 12.09, 12.75 ये वाले फोटोन ही चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर आप फोटोन दे रहे हो तो, क्योंकि फोटोन एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होता है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, फोटोन ऑलरेडी एक पैकेट होता है। लेकिन अब बच्चों यहां इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अगर आप बाहर से फोटोन नहीं इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, ध्यान रखना बच्चों इस बार, यहां फोटोन डाल रहे थे जो पैकेट की फॉर्म में होता है, 11 इलेक्ट्रॉन का पैकेट अंदर जाकर डिवाइड नहीं होगा, यानी आपको कम से कम 10.2, 12.09, 12.75 ये वाले एग्जैक्ट पैकेट अगर आप बाहर से दे रहे हो तो एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो बाहर से और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में पहले से है, अब आप बाहर से एक फॉरेन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हो जिसकी एनर्जी 10.2 से अगर ज्यादा है, तो बच्चों पार्टिकल से पार्टिकल टकरा जाते हैं, पार्टिकल से पार्टिकल में इलास्टिक कॉलिजन होता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। तो 10.2 से ज्यादा अगर आप देते हो, सपोज आपने एग्जांपल आपने 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन दिया, फोटोन नहीं बच्चों, अगर आपने बाहर से 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन पहले से हाइड्रोजन में प्रेजेंट है उसको तो एक्साइट होने के लिए कम से कम 10.2 की जरूरत है। तो अब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा एक्साइट होने के लिए, क्योंकि यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, जो बाकी बचेगी वो मे बी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन ऐसा फोटोन के केस में नहीं हो सकता है, क्योंकि एक फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो इस तरह से ब्रेक नहीं हो सकता है बच्चों, यही तो इंपॉर्टेंट बात है। ये यहां पे ब्रेक नहीं हो सकता है, आपको कम से कम 10.2 देना ही था या 12 पॉइंट, जितना उसको डिफरेंस है उतना ही देना था। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो आप बच्चों यहां पर 10.2 से ज्यादा का दे सकते हो, तो जो बाकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है बच्चों। अब नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस अगर हमसे पूछ लिया जाए, क्या बच्चों, अगर हमसे नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइन पूछ लिया जाए तो बच्चों नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइमन लाइंस। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो हमेशा ग्राउंड स्टेट से ही होगा, और ग्राउंड स्टेट मतलब लाइमन लाइंस, दैट इज N2 माइनस N1, तो यहां पर 1 हो जाएगा बच्चों। तो एब्जॉर्प्शन लाइंस के लिए हम अगर फिगर नहीं बनाना चाहते तो हम डायरेक्ट इस रिलेशन से फॉर्मूला यूज करके लाइंस का नंबर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमेशा ग्राउंड स्टेट यानी लाइमन से ही होगा, यानी N1 हमेशा 1 ही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एटम 5 ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एमिशन लाइंस एंड एब्जॉर्प्शन लाइंस फॉर्म्ड इन द स्पेक्ट्रम। देखो बच्चों, एमिशन लाइंस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, N2 हमें 5 गिवन है, N2 बच्चों हमें 5 गिवन है और N1 1। क्यों? जब हमसे नहीं बोला गया, एमिशन लाइंस पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर ही बाय डिफॉल्ट हमें मानना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में आ रहा है, तो बच्चों 10 एमिशन लाइंस होंगी। एब्जॉर्प्शन लाइंस कितनी होंगी बच्चों? तो एब्जॉर्प्शन लाइन हमेशा ग्राउंड स्टेट से होंगी, तो N2 माइनस N1 दैट इज 5 माइनस 1 4। क्लियर है बच्चों? तो एमिशन लाइंस अगर आपको बनाना हो
तो आप एमिशन लाइंस तो बच्चों हमेशा ऐसे बनाओगे, एक बात ध्यान रखो, दैट इज एमिशन लाइंस। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लाइन जब भी हम बनाएंगे वो हमेशा हम ग्राउंड स्टेट से ही बनाएंगे। एमिशन लाइन तो कहीं से भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी ऊपर से आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो ऊपर से तो कहीं से भी आए एमिशन लाइन होंगी, लेकिन एब्जॉर्प्शन हमेशा ग्राउंड स्टेट से ही होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? ओके। If 9.9 electron volt energy supplied to hydrogen atom, the number of spectral lines emitted is equal to। क्वेश्चन कह रहा है कि आप बाहर से 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो बताओ क्या होगा। तो बच्चों कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कहा था, मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए एक्साइट होने के लिए। आपने तो 10.2 से कम का दिया है, इससे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम फर्स्ट शेल से अगर आपको सेकंड शेल में भी ले जाना है तो 10.2 तो चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं होगा, और जब एक्साइट ही नहीं होगा तो हमें कोई स्पेक्ट्रम लाइंस नहीं मिलेंगी, इसलिए आंसर होगा बच्चों 0। आंसर इज 1। If a photon of energy 14 electron volt is incident on an atom, what is true? Atom will be ionized and electron will have a kinetic energy of 14 electron volt. Atom will be ionized and electron will have a kinetic energy of 0.4 electron volt. Photon passes through atom without interacting with it. More than one electrons will make transitions. अब बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, तो बच्चों 13.6। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी होती है 13.6। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए हाइड्रोजन में मुझे कम से कम इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और मैंने बाहर से प्रोवाइड कर दी कितनी, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों मैंने तो इससे ज्यादा प्रोवाइड कर दी, चाहिए तो मुझे सिर्फ 13.6, मैंने बाहर से प्रोवाइड कर दी 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 14 में से 13.6 से तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा, और जो बाकी 0.4 बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 13.6 तो आयनाइजेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और बाकी जो बची 0.4 वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 10.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन ए हाइड्रोजन एटम, देन क्या होगा। बच्चों इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं 10.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो क्या होगा। तो मैंने बताया था बच्चों, इलेक्ट्रॉन अगर आप दे रहे हो तो जब आप इलेक्ट्रॉन 10.8 का दोगे हाइड्रोजन के अंदर, तो 10.8 में से 10.2 तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो लेफ्ट है कितना बच्चों, जो लेफ्ट बचेगा हमारे पास दैट इज 0.6, वो बच्चों किस में कन्वर्ट होगा, मे बी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन से 10.2 तो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कॉलिजन होता है, इलास्टिक कॉलिजन एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड। लेकिन मैं अगर बोलता कि 10.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन अगर मैं देता हूं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, अगर मैं बोलूं कि मैं 10.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन प्रोवाइड करता हूं तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा बच्चों, नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन। तो बच्चों यही डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर आप देते हो 10.2 से ज्यादा का, तो वो बाकी जो बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप 10.2 या 12.75 या 12.09 के अलावा का कोई फोटोन देते हो जो ग्राउंड स्टेट से डिफरेंस का नहीं है, तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि ये पैकेट में एनर्जी ट्रांसफर यहां इस तरह से नहीं होगी, वो ब्रेक नहीं हो पाएगा। ये बच्चों मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्लियर है? तो नेक्स्ट आता है बच्चों रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग ने एक थ्योरेटिकल इक्वेशन दी टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेरियस लाइंस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में जो लाइंस मिल रही है बच्चों वो एनर्जी है, उन एनर्जी की कुछ डिफरेंट वेवलेंथ होगी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया, दैट इज न्यू बार इज वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा r z square. Here r is known as Rydberg constant.
जिसकी बच्चों ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हमें लर्न करनी है। और 1/r इज इक्वल्स टू होता है 912 एंगस्ट्रॉम। 1/r इज इक्वल्स टू होता है 912 एंगस्ट्रॉम। ये बच्चों सब न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन में हमारे काम आएंगी। Z इज एटॉमिक नंबर, N1 इज ग्राउंड स्टेट and N2 is excited state and N2 is always greater than N1. N2 is always greater than N1। ये बच्चों फॉर्मूला है जिससे हम वेवलेंथ मेजर करेंगे स्पेक्ट्रम लाइंस की। तो ये स्पेक्ट्रम लाइंस की वेवलेंथ को फाइंड आउट करने का रिलेशन है। अब हम जानते हैं कि C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है और न्यू इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा होता है। अगर मुझे स्पेक्ट्रम लाइंस की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो न्यू इज इक्वल्स टू C इंटू 1/λ। अब इस 1/λ की जगह मैं पूरा रिलेशन यहां पे पुट कर दूंगा तो बच्चों मुझे ये रिलेशन मिल जाएगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे बच्चों। हियर C इज स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? तो अब कैसे बच्चों इसका कुछ इंपॉर्टेंट, इस रिलेशन के यूज करने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। For xth line of any series, n1 decided by name of series and n2 equals to n1 plus x। जैसे मैं आपको बोलूं कि सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर, मैंने आपसे लेट बोला कि सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर, तो n1 बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू होती है 2। अब n2 की वैल्यू आपसे पूछी जाए, मतलब आपको रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करना है, वेवलेंथ मेजर करनी है और आपसे लैंग्वेज में ये लिखा हुआ आ गया। अब इस लैंग्वेज से आपको n1 और n2 की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो कैसे करते हैं वही मैं आपको एक्चुअली यहां सिखाना चाह रहा हूं। तो बाल्मर से n1 हो गया 2। अब सेकेंड लाइन, तो बच्चों ये रिलेशन हम यूज करेंगे, दैट इज n2 इक्वल्स टू n1 प्लस x। तो n2 इक्वल्स टू n1 प्लस दैट इज सेकेंड, तो 2 तो हो जाएगा 4। ये है बच्चों इसका मतलब, जो लाइन का नंबर हमें यहाँ गिवन है सेकेंड लाइन, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन और मार्जिनल लाइन। बच्चों लास्ट लाइन जो होती है किसी भी सीरीज की, उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्यों? हम पढ़ चुके हैं जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। तो जो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। हमने पढ़ा था कि n बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा। तो अगर n इनफाइनाइट है तो एनर्जी मैक्सिमम होगा और लैम्डा मिनिमम होगा। n इनफाइनाइट है बच्चों, तो इनफाइनाइट की एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज होती जाती है तो उसका लैम्डा मिनिमम होगा। तो बच्चों लास्ट n इक्वल्स टू इनफाइनाइट का मतलब लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन बोलो या लिमिटिंग लाइन बोलो या मार्जिनल लाइन बोलो, उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है और उसका लैम्डा मिनिमम होता है। ठीक है? और जब एनर्जी मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम। तो बच्चों n1 तो बाय नेम ऑफ सीरीज एंड n2 हमेशा इनफाइनाइट होगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि सपोज लास्ट लाइन ऑफ पास्चन, मैंने आपसे ये बोल दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है n1 कितना और n2 कितना, तो पास्चन के लिए n1 तो हो गया 3 और n2 हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी लास्ट लाइन का मतलब इनफाइनाइट, तो n2 हो गया इनफाइनाइट और इसका लैम्डा क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों फर्स्ट लाइन और स्टार्टिंग लाइन, फर्स्ट लाइन और स्टार्टिंग लाइन और इनिशियल लाइन। बच्चों वही बात, अब n न्यूक्लियस के पास सबसे कम, तो एनर्जी उसकी सबसे कम, तो उसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। तो n1 डिसाइडेड बाय नेम ऑफ सीरीज एंड n2 इक्वल्स टू n1 प्लस x, और x हमेशा यहाँ पे 1 ही होगा। ठीक है बच्चों? जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करूं कि सबसे पहले तो n जो होगा 1 है, तो एनर्जी क्या होगी? मिनिमम, तो उसका लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम। तो फर्स्ट शेल यानी कि फर्स्ट लाइन, उसी को बच्चों स्टार्टिंग लाइन या इनिशियल लाइन बोलते हैं। वह एनर्जी मिनिमम तो लैम्डा मैक्सिमम, यानी इसका जस्ट रिवर्स हो गया, इसका जस्ट रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों? क्लियर है? ओके। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हीलियम प्लस। तो बच्चों वही बात, हीलियम का एटॉमिक नंबर तो हो गया 2, लाइमन है तो N1 हो गया 1। इस तरह से बच्चों में क्वेश्चंस करना है। थर्ड लाइन है इसलिए N2 इक्वल्स टू N1 हो गया 1 प्लस ये जो लाइन का नंबर है वो हमें यहाँ पे पुट करना है, तो N2 हो गया 4। इस तरह से बच्चों में करना है। अब हम सीधा फॉर्मूले में बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, N1 1 और N2 की वैल्यू 4, एटॉमिक नंबर 2। इसको सॉल्व करेंगे 15/16। हमें बच्चों लैम्डा निकालना है, ये 1/λ है तो मुझे इसको वापस सीधा करना होगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। और 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया, मेरे पास लैम्डा आ गया बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में बाकी कैलकुलेशन इजी है। इन सारे क्वेश्चंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बढ़िया जो हमें ध्यान रखना है वो ये है बच्चों, अगर हमें N1 N2 की वैल्यू समझ आ गई तो फिर इसमें कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस बार बच्चों हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है। सबसे पहले ब्रैकेट का मतलब हो गया N1 इज इक्वल्स टू 4, लास्ट लाइन का मतलब हो गया N2 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट लास्ट लाइन। तो अब बच्चों फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। अब इसमें N1 और N2 की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 1 होता है, ठीक है, ओके यहां तक। अब जो बच्चों C है, इट इज अ स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू मीटर में इतनी होती है। R की वैल्यू बच्चों मीटर वाली ये होती है, और अपॉन 16 इसको सॉल्व किया, मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गया सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, वही N1 और N2 की मेन बात है, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फाइंड द रेशियो ऑफ द लैम्डा मिनिमम ऑफ लाइमन एंड लैम्डा मैक्सिमम ऑफ बाल्मर सीरीज। ये बच्चों क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे आप तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। फर्स्ट बच्चों, लाइमन सीरीज फॉर लैम्डा मिनिमम। लाइमन के लिए N1 की वैल्यू हो गई 1। लैम्डा मिनिमम बच्चों मैंने बताया था, लैम्डा मिनिमम का मतलब लास्ट लाइन, ये बस ध्यान रखना है। ये मैंने आपको भी समझाया था कि लैम्डा मिनिमम कहाँ होता है, इनफाइनाइट पर, क्योंकि इनफाइनाइट पर एनर्जी मैक्सिमम तो लैम्डा मिनिमम, तो N2 हो गया इनफाइनाइट। बाल्मर सीरीज के लिए बच्चों N1 होता है 2, और लैम्डा मैक्सिमम का मतलब हो गया फर्स्ट लाइन, क्योंकि मैक्सिमम लैम्डा कहाँ होता है, फर्स्ट लाइन पर, यानी फर्स्ट शेल में, क्योंकि वहां एनर्जी मिनिमम तो लैम्डा मैक्सिमम होता है। तो अब N2 इक्वल्स टू N1 प्लस लाइन नंबर दैट इज फर्स्ट लाइन, तो N2 हो गया 3। अब बच्चों ये सबसे पहले हम लाइमन की बात करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब बच्चों ये नहीं कि हम इसको पहले सॉल्व करें फिर इसको अलग से सॉल्व करें, नहीं। जब भी रेशियो की बात आए, मैंने पहले भी कहा था, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, मैंने डिवाइड कर दिया। ये बाल्मर के लिए हो गया बच्चों। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, N1 हो गया 2 और N2 हो गया 3, ये हो गया बच्चों बाल्मर के लिए। दोनों को हमने डिवाइड किया, R से R कट हो गया बच्चों। सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास ये आया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ लाइमन एंड बाल्मर, लेकिन अभी जो रेशियो आया है वो बाल्मर अपॉन लाइमन आया है, और क्वेश्चन में पूछा है बच्चों लाइमन एंड बाल्मर। ये ध्यान रखना बच्चों आप कि जो पहले आया है वो ऊपर होगा, बाल्मर नीचे लिखा होगा, तो इसलिए रेशियो को हमें लिखना होगा लाइमन अपॉन बाल्मर। सो दैट इज द आंसर बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी तो बच्चों N1 N2 की वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ओके। विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बीटा लाइन ट्रांजिशन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हीलियम प्लस। देखो बच्चों, सबसे पहले तो वेवलेंथ अगर सेम तो वेव नंबर सेम, और अगर वेव नंबर सेम तो फ्रीक्वेंसी भी सेम। वेवलेंथ सेम तो वेव नंबर सेम तो फ्रीक्वेंसी भी सेम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी को इक्वेट कर देते हैं, दैट इज हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हीलियम प्लस की फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों का जो वेवलेंथ है वो सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा,
क्योंकि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, C कांस्टेंट है, अगर लैम्डा सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, हमने दोनों की फ्रीक्वेंसी को इक्वल कर दिया। अब बच्चों R से R कट, C से C कट हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब यहां बच्चों क्या बोल रहा है कि यहां हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी है और यहां हीलियम प्लस की फ्रीक्वेंसी है, तो यहां एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का आएगा और यहां एटॉमिक नंबर हीलियम का आएगा। और अब उसने क्या कहा है कि विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम, हमसे बच्चों वो हाइड्रोजन एटम का ट्रांजिशन पूछ रहा है, हमसे वो N1 N2 पूछ रहा है। ये किसके लिए बच्चों, ये हाइड्रोजन के लिए है। और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और बीटा लाइन। अब बच्चों सबसे पहले तो बाल्मर के लिए N1 हो गया 2, बीटा लाइन का मतलब हो गया सेकेंड लाइन, बीटा लाइन का मतलब हो गया सेकेंड लाइन। तो अब N2 इज इक्वल्स टू N1 हो गया 2 प्लस 2 दैट इज 4, तो N2 हो गया बच्चों मेरे पास 4। तो बाल्मर के लिए N1 2, बीटा लाइन का मतलब सेकेंड लाइन, तो N2 इक्वल्स टू N1 प्लस लाइन नंबर दैट इज 4। तो मैंने यहाँ N1 और N2 पुट किया, इसको सॉल्व किया बच्चों, मेरे पास यह है। अब मुझे यहां से सीधा दिख रहा है कि जो N1 है वो किसके इक्वल है, 1 के है। अब बच्चों यहीं से हमको सीधा बताना है कि N1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब N2 मैं यहां पे क्या रखूं कि स्क्वायर करने पे 4 आ जाए, तो ऑब्वियस ही बात है N2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है बच्चों, तो ऑब्वियस ही बात है N2 इज इक्वल्स टू 4 का अंडर रूट, तो मेरे पास N2 आ गया बच्चों 2। तो N1 तो बच्चों मुझे सीधा दिख रहा है 1 और N2 हो गया 2। क्लियर है? तो इस तरह से बच्चों हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ द बोर्स मॉडल, दैट इज ड्रॉबैक ऑफ द बोर्स मॉडल। तो बच्चों फर्स्ट, बोर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। हमने बात पढ़ी थी कि बोर्स ने जितने भी रिलेशंस दिए हैं या पोस्टुलेट्स दिए हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही दिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा स्पीशीज के लिए वो अपना मॉडल नहीं समझा पाए। सेकंड, why the angular momentum of the revolving electron is equal to nh upon 2 pi has not been explained by Bohr's theory। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, दैट इज mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। लेकिन वो ये नहीं समझा है कि ये एक्चुअली कहां से आया है, किस तरह से आया है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उन्होंने। बोर इंटर रिलेटेड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन and classical law of physics without any the theoretical explanation। बोर ने क्या किया बच्चों, फिजिक्स का क्लासिकल लॉ और क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन दोनों को मिक्स करके अपना मॉडल पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया, उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, बोर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। जब स्पेक्ट्रल लाइंस को हाई रिजॉल्विंग पावर से देखा गया तो पता लगा कि ईच स्पेक्ट्रम लाइन, जब हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप दैट इज स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम जिस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है उसे स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, उसके थ्रू जब देखा गया तो पता लगा ईच लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सो मैनी फाइन लाइन्स। जैसे हम बात करें हमारे हाथ में कितनी सारी फाइन लाइंस होती है, जब उनको हाई रिजॉल्विंग लेंस के थ्रू देखते हैं तो हमें पता लगता है बहुत सारी फाइन लाइंस हैं, पतली पतली बहुत सारी लाइंस प्रेजेंट हैं। वैसे ही हाई रिजॉल्विंग पावर से जब देखा गया तो ईच लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सो मेनी फाइन लाइंस। ये बात बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ऐसा क्यों हो रहा है। इसी बात को बच्चों ज़ीमैन और स्टार्क ने समझाया। ज़ीमैन ने कहा कि जब स्पेक्ट्रम लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, तो जितनी भी स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं वो फाइन लाइंस में स्प्लिट होना स्टार्ट कर देती हैं। क्या कहा कि जब स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो स्पेक्ट्रम की लाइंस स्प्लिट होना स्टार्ट कर देती है इनटू फाइन लाइंस, जिसे ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। ये बात बोर नहीं समझा पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ही बच्चों स्टार्क ने क्या किया, स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। जब स्पेक्ट्रम लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये स्पेक्ट्रम लाइंस अगेन फाइन लाइंस में स्प्लिट होना स्टार्ट हो गई, इसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ये बात भी बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो
स्पेक्ट्रम लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाना इज नोन एज जीमैन्स इफेक्ट। स्पेक्ट्रम का इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाना इनटू फाइन लाइंस इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। और ये दोनों ही इफेक्ट बोर के थ्रू नहीं समझाए गए, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है बच्चों। नाउ अब हम बात करते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, जिसमें हम बात करेंगे डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये बात तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। अब जो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट हैं, डी ब्रॉगली ने समझाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर तो ऑलरेडी होता ही है, उसमें वेव नेचर भी होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यूअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। उसका मास है तो पार्टिकल नेचर, वो वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है, दैट इज वेव नेचर। तो अब Louis de Broglie suggested that if the nature of light is both that of a particle and of a wave, then this dual behavior should be true for the matter also. उन्होंने कहा मैटर में भी ड्यूअल नेचर होती है, दैट इज पार्टिकल नेचर और वेव नेचर होती है। और यही बात हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, दैट इज ड्यूअल कैरेक्टर होता है। अब पार्टिकल नेचर आइंस्टाइन की इक्वेशन हम जानते हैं mc², वेव नेचर दैट इज हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था sc/λ। दोनों को इक्वेट किया गया, एक c से एक c कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से λ इक्वल्स टू h/mc आया। ये बच्चों c स्पीड ऑफ लाइट है, ये तो लाइट के लिए हुआ ना बच्चों। अब सेम कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली ने कहा कि मैटर में भी अप्लाई होगा, तो अब हम c की जगह रिप्लेस कर देंगे, दैट इज v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो λ इक्वल्स टू आ गया h/mv, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहां से उन्होंने समझाया कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। अब ये रिलेशन आया बच्चों, जो mv है, m इज मास, v इज वेलोसिटी, तो एक्चुअली mv इज p, दैट इज लीनियर मोमेंटम। mv क्या होता है बच्चों? लीनियर मोमेंटम, दैट इज p इक्वल्स टू mv। और बच्चों एक रिलेशन और होता है √2m काइनेटिक एनर्जी। अगर हम हाफ mv² जानते हैं बच्चों हम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² जानते हैं हम। तो बच्चों जब लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन निकाला जाता है तो उसकी डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, हमें रिलेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए। √2m काइनेटिक एनर्जी, m इज द मास ऑफ पार्टिकल, h/2m/qv काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल्स टू q इंटू v, जो एक्चुअली हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं बच्चों, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्चुअली अब बच्चों हमको ये रिलेशन डायरेक्ट लर्न होने चाहिए। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो लैम्डा है वो लीनियर मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या आप बोलो कि एम वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बच्चों उन्होंने एक्चुअली डी ब्रॉगली ने हमें समझाया। ठीक है बच्चों। अब ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्यू वी कैसे आया? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल कैरिंग क्यू कूलम is accelerated by applying potential difference V, then kinetic energy equals to Q into V जूल, जो कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब अगर यही बात हम इलेक्ट्रॉन के लिए कहें तो इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता होता है, H की वैल्यू हमें पता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों हम इस रिलेशन को इस तरह लिख सकते हैं, और जब हम 150 का अंडर रूट करेंगे तो वो अप्रॉक्स 12.27 आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों हम मास और चार्ज की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो अब इसके डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, हमें ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। ओके, क्लियर है बच्चों? नाउ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक। हम जो बच्चे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं डी ब्रॉगली का, ये हम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों के लिए लगा सकते हैं, बट इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का मास बहुत हाई होगा, उनका मास बहुत हाई होगा तो उनका लैम्डा बहुत कम होगा। तो मैक्रोस्कोपिक में मास बहुत ज्यादा होगा तो लैम्डा बहुत बहुत कम, नेग्लिजिबल होगा, तो इसका मतलब उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं हो पाएगा। माइक्रोस्कोपिक का मास कम होता है
माइक्रोस्कोपिक का मास बहुत कम होगा तो लैम्डा बहुत हाई होगा, तो हम उसको फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम ये फॉर्मूला अप्लाई तो दोनों में कर पाएंगे, लेकिन मैक्रोस्कोपिक में प्रॉब्लम यही आएगी कि उनका जो लैम्डा होगा वो बहुत कम आएगा, नेग्लिजिबल आएगा, जिसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बट इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन was verified experimentally by Davison and Germer diffraction experiment। बच्चों फिजिक्स में हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को वेरीफाई किया जाता है, प्रूफ किया जाता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर केमिस्ट्री में सिर्फ नेम ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंट बच्चों यहाँ केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, कि द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय डेविसन एंड जर्मर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब मेन कंक्लूजन आता है बच्चों, ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए, और डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर शो करता है। ओके बच्चों, क्लियर है? ठीक है, बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब मैंने इसको r को नीचे ले आया बच्चों, पुट इट इनटू लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। तो ये हो गया बच्चों बोर्स, और ये हो गया डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। तो अब जो ये मेरे पास आया है mv इक्वल्स टू nh अपॉन 2πr, इसको बच्चों में यहां पुट कर देता हूं डी ब्रॉगली में। तो जब मैं पुट करूंगा तो 1 और 2 से मेरे पास ये रिलेशन आएगा। क्या? जब हमने बोर और डी ब्रॉगली दोनों को कंबाइंड किया तो मेरे पास ये रिलेशन आया, दैट इज 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा, where n is number of orbit and 2πr is a circumference। इसका मतलब circumference is equals to n lambda, circumference is equals to n lambda, like this। बच्चों देखो आप, ये बच्चों हमारे पास एक वेव एक लैम्डा है, तो ये होगा बच्चों मेरे पास दूसरा लैम्डा, ऐसे ये होगा थर्ड लैम्डा, ये होगा फोर्थ लैम्डा, ये होगा फिफ्थ लैम्डा। तो सरकमफेरेंस में कितने लैम्डा हो गए? 1 2 3 4 5 लैम्डा, यानी 5 वेव्स। बच्चों 1 लैम्डा 1 वेव को रिप्रेजेंट करता है, 1 लैम्डा मतलब 1 वेव होता है, 2 लैम्डा मतलब 2 वेव होता है, 3 लैम्डा मतलब 3 वेव होता है। तो बच्चों वेयर n इज नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि n लैम्डा, तो एक्चुअली यहां n नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है और नंबर ऑफ वेव्स भी है। देखते हैं बच्चों, इन फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल्स टू 1, यहां पुट करोगे तो 2πr इक्वल्स टू 1 लैम्डा, यानी सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 1 लैम्डा आ रहा है, यानी सरकमफेरेंस में एक लैम्डा है मतलब एक वेव है, 1 वेव। इन सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल्स टू 2, तो 2πr इक्वल्स टू 2 लैम्डा मतलब 2 वेव। अब बच्चों यहां अगर मैं बोलूं तो n इज इक्वल्स टू कितना है? 5। देखो आप लैम्डा, ये देखो आप एक लैम्डा, और एक देखो बच्चों आप ये लैम्डा, तो 1 2 3 4 5। तो बच्चों सरकमफेरेंस में कितनी वेव्स बन रही हैं? 5 वेव्स बन रही हैं, और 5 लैम्डा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वही नंबर ऑफ वेव्स है, यानी जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट है उसमें उतनी ही नंबर ऑफ वेव्स बनती हैं। ये कंक्लूजन हमें देखने को मिला बच्चों यहां से। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाए फर्स्ट शेल में कितनी नंबर ऑफ वेव्स बनेंगी? दैट इज 1। सेकेंड शेल में कितनी नंबर ऑफ वेव्स बनेंगी? दैट इज 2। ठीक है, ओके। अब हम बच्चों इसके क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो बच्चों बहुत इजी, हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। यहां बच्चों में यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब h की बच्चों ये जो यूनिट है ये SI यूनिट है, तो मास को भी बच्चों मुझे 20 ग्राम को, ये CGS यूनिट है, इसको बच्चों मुझे SI यानी MKS यूनिट में चेंज करना होगा, दैट इज kg में चेंज करना होगा। इसलिए हमने बच्चों चेंज कर दिया। और वेलोसिटी बच्चों 500 मीटर पर सेकेंड मुझे ऑलरेडी MKS SI यूनिट में गिवन है। सॉल्व किया बच्चों, मेरे पास यहां से लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गया। तो बच्चों मेन यहां पर हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है। बहुत इजी, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो बच्चों 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा जानते हैं हम। एन की जगह बच्चों में 3 पुट कर दूंगा। क्वेश्चन में हमें थर्ड ऑर्बिट दैट इज एन इक्वल्स टू 3 गिवन है और हमसे लैम्डा पूछा जा रहा है। हमसे थर्ड ऑर्बिट की डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी जा रही है। तो बच्चों यहाँ लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही होता है। अब लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन 3। हमने बच्चों आर इज इक्वल्स टू पढ़ा था हाइड्रोजन एटम में 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। रेडियस इक्वल्स टू बच्चों, तो आर की जगह मैंने ये रिलेशन पुट कर दिया। पाई की वैल्यू होती है 3.14। एन क्वेश्चन में गिवन है 3 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसको सॉल्व किया, मेरे पास बच्चों लैम्डा आ गया एंगस्ट्रॉम में। और बच्चों 9.96 को मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 10 एंगस्ट्रॉम, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 9.96 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 2 पार्टिकल्स A एंड B आर इन मोशन। लैम्डा A गिवन है, मास ऑफ B इज 25% ऑफ द मास ऑफ पार्टिकल A and velocity of particle B is 50% of velocity of A. Calculate lambda of particle B. देखो बच्चों, ये रिलेशन हमने देखा था, तो अब मैं इस रिलेशन से ये बहुत इजीली देखकर लिख सकता हूं। मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि जो मास है B का वो A के मास का 25% है। 25% मतलब 0.25, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। B का जो मास है वो A के मास का 25% है और B की जो वेलोसिटी है वो A की वेलोसिटी की 0.5 है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब बच्चों इन वैल्यूज को हम यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एम ए से एम ए कैंसिल, वी ए से वी ए कैंसिल। इसको सॉल्व किया, मेरे पास लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल्स टू आ गया 0.125। मुझे फाइंड आउट करना है लैम्डा बी और लैम्डा ए क्वेश्चन में गिवन है। तो बच्चों 0.125 को हम इस तरह से लिख सकते हैं और लैम्डा बी इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए आ गया। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने पुट कर दिया, सॉल्व किया, मेरे पास लैम्डा बी आ गया बच्चों मीटर में। लैम्डा बी मीटर में आया है क्योंकि हमें लैम्डा ए की वैल्यू भी मीटर में गिवन है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एन इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, देन फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वेवलेंथ पूछी जा रही है बच्चों हमसे, तो बहुत इजी, हम ये रिलेशन जानते हैं डायरेक्ट। इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है। फिर वही बच्चों यूनिट का ध्यान रखना है, इट इज MKS यूनिट, ये भी किलोग्राम में है और ये हमें जूल में गिवन है। तो सारी यूनिट एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। सो सॉल्व करेंगे, मेरे पास √51 आएगा बच्चों यहाँ पर। अब ये बहुत ईजी है, हम जानते हैं √49 7 के इक्वल होता है। तो √51 बहुत इजी बच्चों, कोई टफ नहीं है। 49 का √7 के इक्वल होता है, तो 51 का √7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, मान लेते हैं 7.1 या कुछ होगा, तो अप्रॉक्स हम इसको 7 ही ले सकते हैं, बिल्कुल नियर है। ठीक है, तो 51 का अंडर बच्चों में अप्रॉक्स 7 ही लेकर चल रहा हूं और 10 टू दी पावर -54 यानी कि 10 टू दी पावर -27। बहुत इजी, इसको सॉल्व किया, मेरे पास लैम्डा आ गया बच्चों। क्लियर है? समझ में आया बच्चों? ओके ओके बच्चों, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है इलेक्ट्रॉन का और हमसे पूछा जा रहा है लैम्डा। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए हमने डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा था, ये वाला फॉर इलेक्ट्रॉन। हमें ये V वोल्टेज पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन है 1.5, इसको सॉल्व किया, √100 और 100 का अंडर होता है बच्चों 10 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये यूनिट बच्चों एंगस्ट्रॉम में होती है। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, हमें क्वेश्चन फॉर्मूला लर्न है तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का मतलब जो फिक्स नहीं है, जो सर्टेन नहीं है, विच इज नॉट फिक्स्ड। तो इन्होंने कहा था इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल।
इन्होंने कहा था जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम को एक साथ एक ही टाइम पर फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है, तो अगर हम उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने जाएंगे तो हम उसका मोमेंटम मेजर नहीं कर पाएंगे, अगर हम उसका मोमेंटम मेजर करने जाएंगे तो पोजीशन मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हम एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन की एक ही चीज को मेजर कर सकते हैं। जैसे सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अराउंड अभी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, बाहर से एक फोटोन दिया, मैंने इसको बाहर से एक फोटोन प्रोवाइड किया, ठीक है। मुझे अभी पता लग रहा है कि चलो ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, सपोज मान लेता हूं ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है। अब जैसे ही मैं इसको फोटोन दूंगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो अब मैं इसकी पोजीशन मेजर नहीं कर पाऊंगा। मतलब एट अ टाइम हम एक ही चीज को मेजर कर सकते हैं, दोनों को एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्म दिया था बच्चों, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स क्या है बच्चों, यहां पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और मोमेंटम इक्वल्स टू mv होता है। और बच्चों हम जानते हैं मास हमेशा कंजर्व रहता है, इसलिए हमने मास के आगे डेल्टा नहीं लगाया। अब हम इस डेल्टा पी की जगह बच्चों पुट कर देंगे m डेल्टा v, और इस m को हम चाहें तो इधर नीचे ला सकते हैं, तो मेरे पास बच्चों ये रिलेशन आ जाएगा। तो बच्चों ये तो एक मैथमेटिकल फॉर्म हुआ, ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेशन के लिए फॉर्म हुआ। अब डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एंड डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो एक्चुअली बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं, देखो यहां पर मेरे को पता है कि ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, अभी इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, तो मैं इसकी पोजीशन बता सकता हूं कि यहां ये रेस्ट पोजीशन में वो घूम नहीं रहा है। जो घूम नहीं रहा है तो उसकी वेव नहीं होगी, वेवलेंथ नहीं होगी, और जब वेव फॉर्म में नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका मोमेंटम नहीं होगा। तो मैं यहां अभी उसकी सिर्फ पोजीशन बता सकता हूं, मोमेंटम नहीं बता सकता। यहां बच्चों अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में है, वो कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो मैं उसका मोमेंटम बता सकता हूं, वेवलेंथ बता सकता हूं, लेकिन यहां पोजीशन नहीं बता सकता। तो एट अ टाइम मैं पोजीशन बता सकता हूं तो मोमेंटम नहीं बता सकता, यहां मोमेंटम मेजर कर सकता हूं तो पोजीशन मेजर नहीं कर सकता। तो एट अ टाइम हम इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही चीज को मेजर कर सकते हैं, दैट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दैट इज अनसर्टेन है, पोजीशन और मोमेंटम दोनों बहुत अनसर्टेन है, दोनों को एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, और ये उसी का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है बच्चों। बात समझ में आ रही है? ओके। अब ये जो रिलेशन है बच्चों, इसी को हम किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा टी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया मैंने, डेल्टा टी से ऊपर नीचे डिवाइड करने पर टी इज टाइम, दैट इज अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो हम जानते हैं बच्चों कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जो होता है वो डेल्टा एफ यानी चेंज इन फोर्स के इक्वल होगा। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी चेंज इन फोर्स के इक्वल होता है, हमने पुट कर दिया। और हम जानते हैं बच्चों कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एफ होता है वो डेल्टा ई के इक्वल होता है। तो हियर डेल्टा ई इज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड डेल्टा टी इज अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो बच्चों ये रिलेशन भी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो भी अनसर्टेन है, और जो टाइम है वो भी हम दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। अब when डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0, ऑब्वियस ही बात है बच्चों, अगर आप यहाँ डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो डेल्टा वी क्या होगा, इनफाइनाइट। हमने अभी रिलेशन पढ़ा बच्चों, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। अब अगर बच्चों आप डेल्टा एक्स को इस तरह से लिखोगे, तो अगर डेल्टा एक्स 0 है तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा वी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी मिनिमम है तो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी मैक्सिमम है। पोजीशन की अनसर्टेनिटी मिनिमम है, अनसर्टेनिटी मिनिमम है मतलब हम उसकी पोजीशन को मेजर कर सकते हैं, तो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी मैक्सिमम है मतलब हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। व्हेन डेल्टा वी इक्वल्स टू 0, ऐसे ही बच्चों when delta v is equals to 0 तो डेल्टा एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा। सो इफ द पोजीशन इज नोन क्वाइट एक्यूरेटली,
दैट इज डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, डेल्टा वी बिकम्स लार्ज एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब कि अगर डेल्टा एक्स 0 है तो अनसर्टेनिटी मिनिमम है, तो अनसर्टेनिटी मिनिमम है, इसका मतलब हम पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि डेल्टा एक्स अगर 0 है मतलब अनसर्टेनिटी है ही नहीं, अनसर्टेनिटी मिनिमम है, मतलब हम पोजीशन मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर डेल्टा एक्स 0 है तो इस फॉर्मूले में अगर आप डेल्टा एक्स 0 पुट करोगे तो डेल्टा वी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो डेल्टा वी इनफाइनाइट का मतलब हुआ कि अनसर्टेनिटी मैक्सिमम है, अनसर्टेनिटी मैक्सिमम है, मतलब सर्टेन नहीं है, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एट अ टाइम आप अगर पोजीशन को मेजर कर सकते हो तो वेलोसिटी या मोमेंटम की वैल्यू को आप मेजर नहीं कर सकते हो, या वाइस वर्सा। तो एक टाइम पर आप एक ही चीज को मेजर कर सकते हो। हम इस फॉर्मूले से ये बात समझा रहे हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशन के लिए बच्चों h/4 को आप इस तरह से लर्न कर सकते हो, क्योंकि h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट और पाई कांस्टेंट है। तो इन तीनों को जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जूल में ये वैल्यू आएगा। और अगर अर्ग में लिखना चाहें तो हम बच्चों अर्ग में h/4 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिए कैलकुलेशन की बात हो गई, क्लियर है। तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग पोजीशन को अगर आप मेजर कर पा रहे हो तो मोमेंटम को नहीं कर पाओगे, वेलोसिटी को नहीं कर पाओगे। अगर वेलोसिटी या मोमेंटम मेजर कर पा रहे हो तो पोजीशन को मेजर नहीं कर पाओगे, क्लियर है बच्चों, समझ में आई बात। अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁻15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो बच्चों हमारे पास ये रिलेशन है, हमें डेल्टा पी को बच्चों में नीचे ले आया, मुझे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी क्वेश्चन में गिवन है, मैंने पुट कर दिया। और h/4 बच्चों मैंने आपको बताया था डायरेक्ट ये वैल्यू हमें याद रखनी है। इसको सॉल्व किया, मेरे पास डेल्टा x आ गया, एक आंसर मेरे पास आ गया। अब डेल्टा p इक्वल्स टू m डेल्टा v हम जानते हैं। डेल्टा p मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता होता है, मुझसे पूछा है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो बच्चों अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मेरे पास आ गया। तो इस तरह से बच्चों हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इन पोजीशन इज सेम देन फाइंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मास। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, ये रिलेशन हमें पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वी इक्वल है, पोजीशन की अनसर्टेनिटी और वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी इक्वल है, क्वेश्चन में बोला गया है हमसे। तो बच्चों ये रिलेशन हम अब क्या कर रहे हैं, हम इस डेल्टा एक्स की जगह पर डेल्टा वी पुट कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वी, तो मैंने डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा वी पुट कर दिया। डेल्टा वी इंटू डेल्टा वी हो जाएगा डेल्टा वी का स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो बच्चों उधर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बताना है इन टर्म्स ऑफ मास, तो बच्चों हम जानते हैं डेल्टा पी इक्वल्स टू एम डेल्टा वी। अब इस डेल्टा वी की वैल्यू को बच्चों में यहाँ पे पुट कर दूंगा, और जब इस हम m को अंदर की साइड लिखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा mh/4 तो दैट इज द आंसर बच्चों। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 mh/π, 4 का अंडर रूट बच्चों 2, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमें करना था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, अब पार्टिकल हैज अ मास ऑफ 10⁻⁻10 ग्राम and a velocity of 10⁻⁻6 centimeter per second. If the error in the measurement of velocity is 0.0001%, then calculate the uncertainty in its position. बच्चों हमें एरर गिवन है, तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एरर जब निकाली जाती है तो परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू 100 अपॉन वी इंटू 100। अब मुझे यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू चाहिए, मुझे डेल्टा वी चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं एरर इंटू वी अपॉन 100। तो अब बच्चों एरर मुझे गिवन है, वेलोसिटी मुझे गिवन है अपॉन 100, ये हमने यहां पे पुट कर दिया।
सॉल्व किया, मेरे पास डेल्टा वी आ गया, और अब बच्चों हम रिलेशन जानते हैं, इस डेल्टा वी को अब मैं यहां पर बच्चों पुट कर दूंगा, और h/4 की वैल्यू हमें पता ही है, इतनी होती है बच्चों अर्ग्स में। तो ये भी CGS में, ये भी CGS में, और मास भी बच्चों CGS में, हमें सारी वैल्यू CGS में गिवन है, तो हमने h/4 की वैल्यू भी CGS में ही रखी है। इसको सॉल्व किया, मेरे पास पोजीशन की अनसर्टेनिटी आ गई बच्चों, दैट इज द आंसर। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका एक मिनिमम क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों। नाउ व्हाट इज क्वांटम नंबर? क्या है क्वांटम नंबर्स? क्यों हमें इनको पढ़ने की जरूरत है? तो देखते हैं बच्चों। टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, फोर आइडेंटिफिकेशन numbers are required, and these identification numbers are called as quantum numbers. अगर हमें एटम में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन की जरूरत है, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए इन एन एटम, तो हमें कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर्स की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, किस शेल में है, किस सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है, ठीक है, जिस शेल में वो प्रेजेंट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, जिस सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी शेप क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम we need 4 identification numbers, and that identification numbers are known as quantum numbers. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हमारे घर के एड्रेस के लिए हमें कुछ लैंडमार्क की जरूरत होती है, कुछ हमें नंबर की जरूरत होती है कि हमारा हाउस इस कॉलोनी में है, इस सिटी में है, इस एरिया में है, इसके नियर है। तो वैसे ही बच्चों इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन के लिए वी नीड 4 नंबर्स, दैट नंबर्स आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो उसमें फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। ये क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के शेल की इंफॉर्मेशन देगा, मतलब ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन देगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है या किस शेल में प्रेजेंट है। ओके, और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, शेल से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो हमें यही क्वांटम नंबर देता है बच्चों। सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय L, और ये क्वांटम नंबर हमें सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है। शेल के अंदर एक रीजन और होता है जिसे सब शेल कहते हैं, उस सब शेल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें ये क्वांटम नंबर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल की। इसके बाद आता है बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर, नेम से ही पता चल रहा है स्पिन, दैट इज इलेक्ट्रॉन का अपनी ही एक्सिस पर जो रिवॉल्यूशन होता है उसे स्पिन कहते हैं। तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसकी इंफॉर्मेशन देगा हमें स्पिन क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय S। ठीक है बच्चों, अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो सीक्वेंस है बच्चों, ये सीक्वेंस एज इट इज हमें याद होना चाहिए। मतलब ऑर्बिट के अंदर सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। ये जो सीक्वेंस है ना बच्चों, इसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। एक फिक्स सीक्वेंस है, एक फिक्स फॉलो करना है हमें कि शेल के बाद सब शेल होता है, सब शेल के बाद ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक रफली एटम की अगर बात करूं, किसी भी एटम को अगर हम ले लेते हैं तो जनरली सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन जहां रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस सेंटर में, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो एक पाथ बनाता है सर्कुलर, उसे हमने कहा था कि इस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या शेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ हमारा शेल विच इज डिनोटेड बाय n, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस शेल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इस शेल के जस्ट नीचे, जस्ट इसके अंदर एक और रीजन होता है बच्चों यहां पर, और इसे कहा जाता है सब शेल। शेल के अंदर दैट इज सब शेल डिनोटेड बाय स्मॉल l,
एंड इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो मतलब शेल के अंदर सब शेल, या बोले शेल के बाद सब शेल। तो शेल के बाद सब शेल होगा, शेल के अंदर होगा सब शेल, इसीलिए n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होगी बच्चों, क्योंकि शेल के अंदर है सब शेल। इक्वल भी नहीं हो सकता, शेल के बाद ही सब शेल आएगा, इसीलिए n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से बड़ी ही होगी, बिकॉज शेल के अंदर होगा सब शेल। इक्वल भी नहीं होनी चाहिए ना, और ना होती है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास जो ये 3D स्पेस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो ये 3D स्पेस हमें दिख रहा है, 3 डायमेंशनल स्पेस, न्यूक्लियस के अराउंड जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, दैट स्पेस इज नोन एज ऑर्बिटल, या इसको ऑर्बिटल भी कह सकते हो आप, विच इज डिनोटेड बाय m, और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें देगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो शेल के बाद सब शेल, सब शेल के बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज ऑर्बिटल। तो ये सीक्वेंस बच्चों हम चेंज नहीं कर सकते, ये सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस है वहां इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा कहां होती है, तो वो ऑर्बिटल में होगी, बिकॉज न्यूक्लियस के पास उसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो इसीलिए बच्चों बोला जाता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है बच्चों वो यहीं पर होती है, 3D स्पेस में होती है। क्लियर है बच्चों? तो शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। अब बच्चों हमें इसी सीक्वेंस में इन तीनों क्वांटम नंबर की स्टडी करनी है। ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन बाय बोर, नील्स बोर ने बच्चों हमें ये समझाया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। जैसा कि हम बोर थ्योरी में पढ़ के आए हैं, बोर्स मॉडल में पढ़ के आए हैं, वही बात बच्चों हमको यहां पर फिर से करनी है। इट रिप्रेजेंट्स द नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ द शेल। ये क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन जिस शेल में प्रेजेंट है उसका नेम बताएगा, उसकी साइज के बारे में बताएगा, उसकी एनर्जी के बारे में बताएगा, और उस शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में भी बताएगा। द वैल्यू ऑफ n लाइज बिटवीन 1 to infinite, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, n इज ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर, और शेल की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक होती है। दैट इज n इक्वल्स टू 1 2 3 4, दैट इज इनफाइनाइट। करस्पॉन्डिंग नेम ऑफ शेल्स आर k l m n o p, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। किसी भी एक पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो हमें इस फॉर्मूले से पता लगता है, दैट इज 2n स्क्वायर। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि n इक्वल्स टू 1, यानी फर्स्ट शेल के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप यहां 1 पुट करोगे तो आएगा बच्चों 2। तो फर्स्ट शेल की मैक्सिमम लिमिट हो गई इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, दैट इज 2। उससे ज्यादा नहीं होंगे, उससे कम हो सकते हैं। सेकेंड शेल दैट इज L, अब आप यहां 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 इंटू 2 8। तो सेकेंड शेल यानी L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम हो सकते हैं। ऐसे अगर बच्चों हम थर्ड शेल की बात करें, दैट इज M शेल, तो आप यहां 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 एंड सो ऑन। इसी तरह से बच्चों हम पर्टिकुलर एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट पता कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ जैसा कि हमने बोर्स मॉडल में पढ़ा था कि अगर हम Z को 1 कर दें, इफ Z इज इक्वल्स टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, मतलब n बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, तो शेल बढ़ने पर रेडियस बढ़ती है। नाउ अगेन अगर हम Z को 1 कर देते हैं तो n बढ़ने पर
एनर्जी इंक्रीज होती है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि शेल इंक्रीज होने से एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इस क्वांटम नंबर से हमें एनर्जी पता लग जाती है, शेल की रेडियस पता लग जाती है। तो यहां जो n है ये n ऑर्बिट नंबर है और इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जा रहा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। नेक्स्ट वेलोसिटी, अगर हम z को 1 कर दें तो अगेन n इंक्रीज होने पर वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। तो हम इस क्वांटम नंबर से रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने आएंगे वो हम बता सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ नेक्स्ट आता है बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसी को कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो बच्चों ये सब नेम एक ही क्वांटम नंबर के हैं, दैट इज एल को कहा जाता है एजीमुथल, एंगुलर, सब्सिडरी, सेकेंडरी। ये हमें नेम याद होने चाहिए। और ये बच्चों हमें किसने समझाया था, साइंटिस्ट सोमरफील्ड ने हमको ये समझाया था। नाउ अब क्या देता है क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन, इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द सबशेल। शेल के अंदर मैंने क्या कहा, एक रीजन और होता है जिसे सबशेल कहते हैं। तो ये क्वांटम नंबर हमें सबशेल की इंफॉर्मेशन तो देगा ही सही, साथ में उसकी शेप भी बताएगा। देखते हैं बच्चों, अभी जो सबशेल की वैल्यू होती है बच्चों वो 0 से n-1 होती है। क्या कि जो L की वैल्यू है वो 0 से n-1, n-1 का मतलब हमेशा n से उसकी वैल्यू कम ही होगी, क्योंकि शेल के अंदर होता है सब शेल, इसीलिए n इज ऑलवेज ग्रेटर देन L, जैसा कि मैंने आपको बताया था। n हमेशा L से बड़ा होगा, मतलब L की वैल्यू हमेशा n से एक कम ही होगी। अभी हम देखेंगे बच्चों हर शेल में कितने क्या सब शेल होते हैं। तो शेल के अंदर एक रीजन और होता है जिसे सब शेल कहते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा हमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और सब शेल की रेंज 0 से n-1 होती है। ठीक है बच्चों। नाउ जैसे कि L इक्वल्स टू 0, 1, 2 डैश n-1, ये इसका मीनिंग हो गया बच्चों, 0 से n-1 होगा। अब जैसे हमने बोला था एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n², वैसे एक पर्टिकुलर सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सब शेल इज इक्वल टू 2 × 2l+1। और बच्चों इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4l+2, हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो शेल हमने पढ़ लिया। अभी बच्चों ध्यान रखना हम सब शेल की स्टडी कर रहे हैं जो शेल के अंदर होता है। तो पर्टिकुलर एक सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हम इस रिलेशन से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमने क्या कहा, L की वैल्यू 0 से n-1 होती है। अब बच्चों एक बात यहां ध्यान रखना कि L इक्वल्स टू 0 का मतलब ये नहीं है कि निल, यहां 0 का मतलब वो 0 नहीं कि मतलब कुछ नहीं, नहीं, 0 यहां एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। L इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि एक सबशेल वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो L इक्वल्स टू 0 को क्या नेम, क्या नाम दिया गया, इसे कहते हैं बच्चों S सबशेल। L इक्वल्स टू 1 अगर है तो उसे कहते हैं P सबशेल, 2 को कहते हैं D सबशेल, 3 को कहते हैं F सबशेल, 4 को कहते हैं G सबशेल। और ये इनकी फुल फॉर्म है बच्चों, जहां से इनको लाया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो 0 वाले को नाम दे दिया गया S, 1 को P, 2 को D, 3 को F, फिर G। जनरली जो हम स्टडी करते हैं बच्चों वो हम F तक ही स्टडी करते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए 4 अगर है तो उसको क्या नेम कहा जाएगा, तो G। 5 आ जाएगा तो बच्चों हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, दैट इज H। ठीक है, तो ये इनके नेमिंग दे दिए गए, क्योंकि 0, 1, 2, 3 से कंफ्यूजन हो सकता है नंबर से, इसलिए इनको एक नाम दे दिया गया। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी पर्टिकुलर सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बच्चों अगर L इक्वल्स टू 0 है, जिसे हम S सबशेल कहते हैं, तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैं यहां L की जगह 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएंगे। यानी S सबशेल जो होता है जिसके लिए L की वैल्यू 0 होती है, 0 का मतलब एक वैल्यू है बच्चों, यहां मैक्सिमम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं P सबशेल की।
P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, मैं यहां 1 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ये मैक्सिमम नंबर है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। नाउ 2, D के लिए 2 पुट करोगे आप तो 10, F के लिए L इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो 14, G के लिए बच्चों आप L इक्वल्स टू 4 पुट करोगे तो 18। तो S P D F 2 6 10 14 इस तरह से बच्चों आप याद रख सकते हो। और इसमें बहुत अच्छी सी अगर आप बात देखो हमारे समझने के लिए, लर्न करने के लिए, तो आप देखोगे तो इन सब में बच्चों 4 का डिफरेंस है। 2 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, देन नेक्स्ट आएगा 22। तो आप बिना फॉर्मूले के भी बता सकते हो, बिकॉज ये वैलिड रहेगा। ठीक है, अब बात आती है बच्चों, हमने कहा था कि ये जो क्वांटम नंबर है वो हमें सब शेल की शेप भी बताएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जब S सब शेल में प्रेजेंट होता है तो वो स्फेरिकल शेप में रिवॉल्व करता है, लाइक दिस। तो इलेक्ट्रॉन जब S सब शेल में होता है तो वो स्फेरिकली घूमता है, तो हमने उस शेप को नाम दे दिया स्फेरिकल शेप। इलेक्ट्रॉन जब P सब शेल में रिवॉल्व करता है तो वो डंबल शेप में रिवॉल्व करता है, इस तरह से रिवॉल्व करता है बच्चों। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का पाथ है कि इलेक्ट्रॉन P सब शेल में ये वाली शेप बनाता है, दैट इज डंबल शेप बनाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जब D सब शेल में होता है तो वो इस तरह की शेप फॉर्म करता है, दैट इज डबल डंबल। कैसी शेप फॉर्म करता है बच्चों? डबल डंबल। इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, F की शेप बच्चों कॉम्प्लेक्स होती है। अब इसके आगे जितनी भी जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स होती है, हम उसको यहां ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसमें जो लोब्स होते हैं, ये बच्चों लोब्स होते हैं, इसे कहते हैं लोब। तो इसमें कितने लोब हैं? यहां 2 लोब हैं, यहां 1 2 3 4 लोब्स हैं। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों लोब्स इंक्रीज होते जाएंगे, तो उसको ड्रॉ करना और समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स कह दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई शेप, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेम ऑफ सबशेल।